नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फिर से मैं हाजिर हूँ आनंद वर्धन जी के साथ। ये मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं। ये कार्यक्रम मैं आप सबको थोड़ा सा बता दूं, ये उन लोगों के लिए है जो उत्तर भारत की राजनीति को उतने ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बारे में एक समझना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये एक ओवरव्यू टाइप का एक कैप्सूल होता है जिसमें मैं आनंद वर्धन जी से बात करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इन बॉन्ड से मिसिंग है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो इतना हंगामा मचा हुआ है, चारों तरफ इस समय ऐसी मची है। बीजेपी बहुत परेशान नजर आ रही है। परेशान क्या, बौखला से गए हैं ये लोग। अगर आप उनके मंत्रियों के स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उसमें अब सर पैर की भी बात आजकल नहीं हो रही है। लेकिन आनंद, जब मैं ये लिस्ट देख रहा था ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो जब पहली लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें दो ऐसी पार्टियां थी जो थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि इन लोगों के नाम वहां पे मिसिंग से थे। सबसे ऊपर है बहुजन समाज पार्टी। इन्होंने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड लिया नहीं है कभी, और पता नहीं मायावती जी का स्टैंड क्या है, लेकिन एक स्टेटमेंट है उनका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टेटमेंट मायावती जी ने दिया है कि जहां जहां सहारा वहां इशारा। ये उनका इशारा क्विड प्रो को की तरफ है कि अगर वो पैसे लेती तो उन्हें लोगों के लिए कुछ करना भी पड़ता, और इस वजह से वो बॉन्ड्स से अलग रही हैं, वो मनी पावर से अलग रही हैं, वो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे दूर रही हैं। अब ये स्टेटमेंट अपने में एक देखने वाला है कि मायावती जी वैसे बहुत चीजों के लिए जानी जाती हैं, और कुछ मेरे ख्याल 4-6 हफ्ते पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आप भी उन्हें जानते हैं, अनिल स्वरूप हमारे जो सीनियर थे, उनका बरखा दत्त के शायद एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने काफी डिटेल में बात की है जब वो मायावती जी के साथ काम करते थे। तो अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं लेते हैं तो इनकी इलेक्शन फंडिंग वो कहाँ से आती है, ये अपना खर्चा कैसे चलाते हैं। और फिर ये जो बीजेपी कह रही है कि हमने सारा ब्लैक मनी हटाने के लिए ये चलाए थे, तो भाई ये तो एक बड़ी पार्टी है जिन्होंने बॉन्ड्स लिए नहीं है, तो इनका पैसा कहाँ से अकाउंट हो रहा है। और एक छोटी सी मैं और आपसे बात पूछूंगा, ये समाजवादी पार्टी का है, वो 10 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये बॉन्ड उनको पोस्ट से आ गए, उन्हें पता ही नहीं है किसने ये बॉन्ड उनको दिए हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए भी 10 करोड़ बहुत ही ज्यादा छोटा अमाउंट है जो वो दिखा रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड्स की जो हिस्ट्री चल रही है, अब मैं कोशिश कर रहा था इनका, और भी एक दूसरी लिस्ट भी आई है जो कहते हैं ना फरवरी 2019 के बाद की भी कुछ लिस्ट आई है, वो मैंने अभी ध्यान से नहीं देखी है क्योंकि उसमें काफी सारे लेटर्स दिख रहे थे, लेकिन लोग कह रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस सारे की बैकग्राउंड अगर आप एक बार समझा दें स्पेसिफिक टू उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या मायावती जी के साथ, तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं। आनंद। थैंक यू अजय। मैं अजय एक तो मैक्रो पिक्चर 2-3 मिनट में दर्शकों को समझा दूं और फिर हम यूपी स्पेसिफिक आ जाएंगे। मैक्रो पिक्चर ये थी कि 2017 के बजट में एज मनी बिल इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पास कराया गया, जो इलीगल, अब तो प्रूफ हो गया है कि इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2018 में ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1 अप्रैल 2018 से लागू हो रही है स्कीम, नए फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएगी। फेयर एनफ। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को थोड़ा समझ लेना भी हर दर्शक को चाहिए। स्कीम ये थी कि हर क्वार्टर, हर 3 महीने में 10 दिन के लिए एक विंडो खुलेगी, आप उसी के बीच बॉन्ड खरीद सकते हैं और वो जाके आप जिसको भी देना दे देंगे। 15 दिन की वैलिडिटी होगी बॉन्ड की, वो एज बेरर बॉन्ड वो कोई भी बना लेगा, जो भी पार्टी होगी। दिस वॉज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर से। और उसमें एक एक्सेप्शन ये था कि जिस साल जनरल इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा का इलेक्शन होगा, उस साल 30 दिन की एक और विंडो खुलेगी। तो 10 डेज विंडो एवरी क्वार्टर एंड 30 डेज एक्स्ट्रा विंडो इन द ईयर, जब जिस समय ये इलेक्शन होगा।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि, और इसका जिक्र मैंने अपनी किताब हेरान टू जय श्री राम में आज से 3 साल पहले कर चुका हूं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्च 2018 में पीएमओ के कहने पे एक नई विंडो खोल दी गई। कहा गया था कि 1 अप्रैल 2018 से शुरू होगा, मार्च 2018 में आपने एक नई विंडो खुलवा दी। कारण ये इसलिए खुलवाई गई कि जो कुछ लोगों का जो बजट होता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो हेराफेरी होती है, मतलब जो सीए साहब लोग होते हैं उन्होंने समझाया होगा। और उस समय के जो पैसे आए वो करीब 222 करोड़ केवल बीजेपी के पास। 95% ऑफ द टोटल मनी वाज रिसीव्ड बाय बीजेपी। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। फिर जब मार्च में खुल गई तो अप्रैल में भी खुली एक विंडो, जिसको कहा गया कि ये रेगुलर विंडो है। फिर मई में भी ये खोली गई पीएमओ के कहने पे। मतलब मार्च, अप्रैल, मई 2018। अब अप्रैल में जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर की एक रेगुलर खोली, फिर से अक्टूबर में फिर एक स्पेशल खोली गई, नवंबर में फिर खोली गई। जो कहना चाह रहे हैं कि जब पैसा चाहिए होता था तो डंडा नहीं लगाते हैं, 2 डंडा लगाया कि वो गाय दूध देगी, तो ना 2 डंडा लगाया कि लाओ पैसा लाओ। तो वो स्पेशल विंडो पीएमओ उसको बार बार करता रहता था। उसी समय एक और केस आया था, ये मई 2018 की बात है, जब 10-10 करोड़ के 2 बॉन्ड आए थे और वो बॉन्ड एक्सपायर हो गए थे। तो जब एक्सपायर हो गए तो ये हुआ कि भाई ये कैसे हुए, क्या हुए। तो उस समय एक नया कानून बनाया गया पीएमओ के कहने पे। कानून नहीं, एक क्लैरिफिकेशन दिया गया। हमारा और आपका अगर कोई चेक होता है तो आपने अगर मुझे 15 तारीख का चेक दिया 10 दिन बाद का, तो 10 दिन बाद का चेक होता है। इसमें कहा गया कि नहीं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये 15 दिन की वैलिडिटी वर्किंग डेज से गिनी जाएगी। तो अगर ये मतलब ये आपका जैसे खाला जी का घर नहीं होता है, खाला जी का घर है, जो मन चाहे वो करो। तो वो इन्होंने उसके साथ ये सब काम किया है। अब इस बीच एडीआर चला गया था सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लेके। 1 अप्रैल 2018 से ऑफिशियली लागू होना था। पीएमओ के इंटरफेरेंस से मार्च 2018 में भी एक विंडो खुल गई, उसमें 222 करोड़ रुपए बीजेपी के पास आ गए और ये लगातार पैसे मिलते रहे बीच में। 12 फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया। उसने इंटरिम ऑर्डर ये दिया कि ठीक है, हम ये सब सुनेंगे, इश्यू नोटिस किया। उसने मेन बात ये कही कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्शन दिया गया कि आप अपना जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न में अब आप ये लिखेंगे कि आपको किससे किससे कौन कौन से कितने के बॉन्ड मिले। ये स्पेसिफिक ऑर्डर है 12 फरवरी 2019 का। ये बात मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अब आपको 10 करोड़ कहां आए ये समझना आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट उस दिन भी बार बार ये कह रहा है कि भाई जब हमने 12 फरवरी 2019 में ये ऑर्डर कर दिया तो एवरीवन वाज ऑन नोटिस। हर पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस था और इसी को नोटिस था। एसबीआई से कुछ नहीं मांगा गया था। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मिला, आप रिटर्न में फाइल कर दिए। अब मैं आ जाऊं स्पेसिफिक आपकी यूपी वाली बात पे, क्योंकि 2 अलग अलग पार्टीज की बात है तो मैं अलग अलग कर दूंगा। पहले मैं चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही है तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है जिनके दरवाजे पे आके कोई 10 करोड़ के बॉन्ड छोड़ गया। जनता दल यू के भी दरवाजे पे कोई आके बॉन्ड छोड़ गया 10 करोड़ के, और तृणमूल कांग्रेस के दरवाजे पे आके 75 करोड़ का छोड़ गया। तो ये इसलिए छोड़ गया कि इन लोगों को रिटर्न फाइल करना था। उस रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप बताइए कहां से आया, तो उसको सरकमवेंट करने के लिए कह दिया गया कि हमारे दरवाजे पे छोड़ गया, हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो यहां तक तो एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी एक और इंपॉर्टेंट है जो इलेक्टोरल बॉन्ड से, फिर मैं मायावती जी के किस्से पे आऊंगा। वो कहानी ये है कि छोटी पार्टीज ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और रिटर्न में अपने नाम लिखे, लेकिन जो बड़ी पार्टीज हैं खास करके बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने अपने रिटर्न में नहीं लिखा है कि किससे क्या मिला। भाई अगर एक सुप्रीम कोर्ट का
आदेश है विच इज बाइंडिंग ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको भी लिखना चाहिए था, इन दोनों लोगों ने नहीं लिखा। अब उसको हाउ सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डील विद दैट वी डोंट नो, बट दैट इज अ फैक्ट। दूसरी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल रहा है, क्योंकि आप अगर देखें तो कल उसमें बार बार कोशिश मुकुल रोहतगी की तरफ से हो रही थी कि भाई एसोचैम और सीआईआई कह रहा है कि ये, वो बीच में इंटरवीन करना चाह रहे थे, विच सुप्रीम कोर्ट से नो वी विल नॉट लिसन, हम इस समय वो है वो नहीं सुनने को तैयार था। मुझे लगता है, और अगर आपको याद हो कल बार बार एक और तुषार मेहता और हरीश साल्वे कह रहे थे कि साहब ये और इसके बाद तो बाढ़ आ जाएगी पीआईएल की, और बाढ़ तो आएगी ही, क्योंकि 12 फरवरी 2019 से पहले क्या बॉन्ड आए वो नहीं पता लग रहा है। वो 12 फरवरी तो अभी मेरा और इसी वजह से वो मिसमैच आ रहा है, इसी वजह से 12 फरवरी से पहले कुछ आए, क्योंकि वो हो सकता है 12 फरवरी से पहले खरीदे गए हों जमा। तो फिलहाल जो मोटी बात यह है कि 12 फरवरी से पहले वाला पिक्चर बाकी है, और उस पिक्चर में क्योंकि केवल बीजेपी को पता था, तो उसके 95% केवल बीजेपी का था, इसीलिए बीजेपी वांट्स की वो वाली बात ना खोले। अब मैं आ जाऊं मायावती जी की बात पे। मेरा जहां तक मुझे याद है, मुझे ये कहीं स्टेटमेंट, देखिए ऑफिशियली केवल हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टीज ने कहा था कि हम लोग इस बॉन्ड के अगेंस्ट और हम इससे कोई पैसा नहीं लेंगे। इस बॉन्ड के, इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट हिंदुस्तान की सारी पार्टीज थी, सारी विपक्ष की पार्टीज थी, बीट कांग्रेस, बीट टीएमसी, बीट डीएमके, एवरीवन वाज देयर। मायावती जी का मामला ये कहना ना कि हमने लिया नहीं, ये अंगूर खट्टे हैं, उनको मिला नहीं, मायावती जी को क्यों कोई देगा भाई? अगर मायावती जी की 2000, अब उनकी ग्राउंड पे भी तो रियलिटी देख लीजिए क्या है। आप अभी दिखाएंगे वो, मैं आपके पास वो चार्ट आपने दिखाया है, जब ये बॉन्ड आया है 2018 में, तो मायावती जी की कितनी सीटें थी लोकसभा में? 0। मायावती जी की उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 1। तो मायावती जी को देगा कौन पैसा? नंबर 1। नंबर 2, जो आपको ताज्जुब हो रहा है कि पैसा कहां से आएगा, आपको शायद अभी मतलब बीएसपी का मॉडल समझ लीजिए। बीएसपी पैसा देती नहीं है, बीएसपी कहती है कि मैंने तुम्हें ये 2 लाख वोट दिए, व्हाट इज दी प्राइस। अब वो क्योंकि शायद उस तरह से कहना उचित नहीं होगा, लेकिन एवरीवन नोज देयर इज अ प्राइस फॉर दोस 2 लाख वोट्स। बीजेपी अपने किसी कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं देती है, ये आगे से जान लीजिएगा। और बीजेपी, माफ कीजिएगा, बीजेपी नहीं, बीएसपी, और बीएसपी की जो मायावती जी एक जमाने में खुलेआम अपनी बर्थडे में कहती थी कि आप मुझे पैसा ही दीजिए, आप मुझे बाकी ये सब गिफ्ट मत दिया करिए, वो तो अब बंद हुआ है। और उसमें यूपी में अगर याद हो तो एक किसी विभाग के होते तिवारी जी थे, इंजीनियर साहब, उनको करंट दे दे के उनकी जान ले ली गई थी, मर गए थे। तो वो तो वसूली होती ही थी, लेकिन मायावती जी का ये कहना कि हमने लिया नहीं, वो लिया नहीं, उनको मिला नहीं। और जहां सहारा वहां इशारा, ये सब ठीक है, कहने के लिए सब बातें हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड और मायावती जी का वो अलग अलग 2 चीजें हैं। मायावती जी इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से बहुत पहले से ही जो फंडिंग है वो एक अपने ढंग से करती थी, और वो फंडिंग आज भी चल रही है, इसलिए कोई उसमें मतलब जो ये उत्तर प्रदेश को थोड़ा भी जानता है उसको पता है कि कैसे फंडिंग होती है। जी अजय जी। अब मैं अगर इनको फंडिंग किसी ने दी नहीं, और ये शायद जैसे आप कह रहे हैं वसूली करती हैं कि मैं वोट्स दूंगी तो आप दे दो पैसा, तो इनका मैं एक बार आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा दूं, जो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन का ही मैं दिखा रहा हूं। ये बीएसपी की परफॉर्मेंस है लोकसभा में 1991 से। तो ये ग्रीन जो बार है उन्होंने कितने कंटेस्ट की, जो पिंक में है वो कितने जीती और क्या उनका वोट शेयर है, ये ऊपर लाइन दिखा रहा है। 2009 तक लगभग इनका वोट शेयर बढ़ता रहा, खासकर जब कांशीराम जी थे तब उन्होंने बहुत मेहनत की थी इसको, सन 2000 तक वो पहुंच गए थे अच्छे खासे वोट शेयर पर। लेकिन उसके बाद मायावती जी की पॉलिटिक्स चलने लगी। 2009 के बाद इनका वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है। पिछले इलेक्शन में 3.6% वोट्स मिले थे, लेकिन
ये खड़ा कंटेस्ट बहुत ज्यादा सीट्स पे करती हैं, लगभग आधे हिंदुस्तान पर ये खड़ा करती हैं। मतलब जब से मायावती जी आई हैं ये 500 सीट तक पहुंच गए हैं ऑल ओवर इंडिया, और इन्हें मिलती है एक आध सीट और 0 सीट है। तो इनका ये क्या मॉडल है, ये क्यों लड़ते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जहां इनका वोट शेयर भी नहीं है, उस स्टेट में इनको 1% वोट भी नहीं आता है, तो फिर भी ये लड़ती हैं। तो क्या ये इनका एक रेवेन्यू मॉडल है जहां से ये पैसा लाते हैं? आनंद, इट इज अ रेवेन्यू मॉडल। नहीं, इसमें इट इज नो वंस गेस, इट इज अ रेवेन्यू मॉडल। ये जैसे एनुअल सेल नहीं होती है, तो अगर आप उसमें ये सेल लगती है अच्छा, हो क्या गया है कि दुर्भाग्य है इस देश का कि ये जो रास्ता खोला गया ना, उसका एक खराब पक्ष ये है कि पहले लोग केवल शुद्ध जो लोग कहते हैं क्या काम करते हैं भाई, सोशल सर्विस। सोशल सर्विस मतलब नेताजी हैं, आपका किसी का लाइसेंस बनवाना, किसी के घर की समस्या। अब एक बड़े उसमें, और खास करके बीएसपी के आने के बाद, ठेकेदार साहब लोग जिनका प्रोफेशन ठेकेदारी है, ठेकेदार साहब लोग, अधिकारी लोग, अब अधिकारी लोगों की क्या हालत है वो पता ही है, ये लोग आने लगे, खास करके ठेकेदार। अब ठेकेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचिए कि मान लीजिए मैं ठेकेदार हूं, मुझे, अच्छा, ये इस देश में अब ये कहना, रिश्वत तो सबको पता है कि बिना ठेकेदारी में ऐसा कोई कैसे कह सकता है रिश्वत तो है ही, और रिश्वत तो 10% 20% टाइप है। अब रिश्वत 1-8% की नहीं रह गई है। तो रिश्वत मान लीजिए 10% है, मैंने 1 करोड़ का काम किया, 10 लाख रुपए जो मुझे घूस देने हैं, तो मेरे लिए एक इंसेंटिव ये रहता, और मैं 1 करोड़ कम बोल रहा हूं, मैं मान लीजिए 100 करोड़ का काम किया मैंने, तो मुझे 10 करोड़ रुपए घूस देने हैं। ये तो दाल में नमक के बराबर माना जाएगा कि बड़ी अच्छी स्टेट है, बहुत ईमानदार स्टेट है, जहां पे 10% में काम होता है। तो अब अगर मैं नेता बन गया, अगर मैं किसी पार्टी के टिकट पे नेतागिरी कर लिया, तो पहली चीज तो ये होगी कि मुझे वो बाहर ठेकेदार नहीं बोला जाएगा। मैं जब किसी अधिकारी से या इंजीनियर साहब से मिलने जाऊंगा, तो वो मुझे कहेंगे आइए आइए नेताजी आइए, भाई नेताजी आइए, तो नेताजी को एक बिना बात के एक रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरा, मेरा रेट भी कम हो जाएगा। मुझे जो मान लीजिए 100 करोड़ के काम पे 10 करोड़ देना है, तो मुझे नेता का डिस्काउंट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो अगर मुझे वो डिस्काउंट 5%, 5 करोड़ ही देना है, तो 5 करोड़ को इट्स अ गेन ना। तो 5 करोड़ से मैं अपना 2-3 करोड़, अगर मुझे सेल में भी खरीदना है तो 2-3 करोड़ से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वो एक्चुअल फिगर्स विल वेरी। तो वो मैं 2-3 करोड़ रुपया उधर दिया, तब भी तो 2 करोड़ रुपया बचाया, और इज्जत अलग से, आइए नेताजी बैठिए नेताजी। नेताजी हैं ठेकेदार, नेताजी हैं ठेकेदार, नेताजी नहीं, समाज सेवक नहीं है। लेकिन ये मॉडल खास करके हिंदी बेल्ट में बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है। 50% से ज्यादा लोग अब ठेकेदार हैं। और हमारा जो ये एक और इसका एक रिलेशनशिप समझ लीजिए, जो ये एमपी लैड होता है ना, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, एमपी का और एमएलए का, ये भी एक इसका कारण है। क्योंकि अब अगर मैं एमएलए हूं, तो मैंने अपने भाई को ठेकेदार बना दिया है, क्योंकि 5 करोड़ रुपए मुझे साल का मिलता है। तो उसमें अगर मैं ईमानदार, अच्छा यहाँ पे ईमानदार, यहाँ पे करीब 25% का मामला है, तो 25% घर ही में रह, मतलब 25% तो मुझे मिला, और जो मेरा भाई ठेकेदारी कर रहा है वो उसने बाकी कमाया। तो ये और सारे सभासद, आप कहीं किसी शहर में देख लीजिए, सारे सभासद ठेकेदार हैं। जो आपके, मैं बिना जाने बोल रहा हूं, 100% हैदराबाद का भी जो आपका कॉर्पोरेटर होगा वो ठेकेदार जरूर होगा, 100%। मतलब मैं 99 इसलिए बोल रहा हूं कि 1% रख लूं कि कल के दिन कोर्ट में कोई मुकदमा हो तो कहूं कि 1% में यही साहब ठीक थे, लेकिन 99% कॉर्पोरेटर साहब ठेकेदार। तो व्यवस्था ही हमारी ऐसी बन गई है कि हम ठेकेदारों को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, और पॉलिटिक्स में ला के उनको ये लग रहा है कि भाई इससे डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो मैं कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है अगर मुझे, ये जानते हुए कि मैं जीतूंगा नहीं। इट्स अ विन विन थिंग फॉर एवरीवन। मैं आपको मतलब इनके विन प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो है इन लोगों की। अगर आप 91 से 2019 तक देखें, इन्होंने शायद ही कभी कोई यूपी और एमपी के बाहर कभी कोई सीट जीती है, लेकिन ये इलेक्शन हमेशा पूरे हिंदुस्तान में लड़ते हैं। तो प्रश्न यही था कि फिर भी लोग क्यों इनके पास जाते हैं, पैसा भी देते हैं, हारते भी हैं,
लेकिन फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा एक एबनॉर्मलिटी सी लग रही थी बाहर से जब डेटा को हम देख रहे नहीं, ये अजय, इसका एक दुख वाला पक्ष भी है। इसका एक दुख वाला पक्ष ये भी है कि कल हम लोग के दफ्तर में भी बात हो रही थी कि आज आजादी के 75 साल बाद भी रिजर्वेशन दिया गया है, सब कुछ है, लेकिन शायद सामाजिक रूप से उनको वो स्थान अभी भी नहीं मिल पाया है उस वंचित वर्ग को जो उनको मिलना चाहिए। और इस वजह से जो आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे इनको, देखिए, बीएसपी को उत्तर प्रदेश में वोट मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में बहुत वोट मिलता है, मतलब इन सब जगह वोट मिलता है। एक बड़ा कारण यह है कि जो वंचित वर्ग का है या जो दलित वर्ग का है वो एक किसी से आइडेंटिफाई अपने को करना चाहता है, मतलब उनकी वो थोड़ी आइडेंटिटी वाली भी बात है, किससे आइडेंटिफाई करें। तो वो अब चूंकि अभी बीजेपी ने बहुत कस के ये सब प्रचार किया है और क्या क्या करने लगे हैं, लेकिन बीएसपी वाज आल्सो वाज अ प्राइड फॉर लॉट ऑफ दलित्स। तो उनके लिए वो मायावती जी आए चाहे ना आए, वोट तो उनको हाथी पे ही देना है। तो वो काफी चल रहा है, कम हो गया है, पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है, लेकिन उस चक्कर में काफी स्टेट में इनके मैं एक और चीज बता दूं, अभी भी पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे मतलब बीएसपी इज द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। तो वो एक है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि इस 2024 के इलेक्शन में अगर इन्होंने कोई बहुत प्रॉपर स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि इस बार दिक्कत क्या हो रही है कि जो वोट्स पड़ रहे हैं वो पक्ष और विपक्ष में पड़ रहे हैं, वो पोलराइज्ड है काफी। तो या तो आप उधर खड़े हैं या आप इधर खड़े हैं। अगर आप दोनों की तरफ नहीं खड़े हैं तो आपके और वोट और आपके पास से भाग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मायावती जी अगर किसी पक्ष के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ेंगी तो उनका वोट परसेंटेज सर्टनली और गिरेगा। जी जी। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अभी तक इन्होंने अपना स्टैंड क्लैरिफाई नहीं किया है मायावती जी ने, ये इंडिया के साथ है नहीं है, बीजेपी के साथ है, किधर जा रही है। और इलेक्शन तो अब अनाउंस भी हो चुके हैं, टाइम निकला जा रहा है, तो इनका क्या स्टैंड बन रहा है और डिले ये क्यों करती जा रही है अपना डिसीजन, खासकर यूपी और उस एरिया में तो ये इनका फिर भी अफेक्ट रहेगा। नहीं, इन्होंने ये कहा है कि हम किसी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ये उन्होंने स्टैंड सार्वजनिक रूप से दिया है। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इनके 10 सांसद थे, उसमें से 4 इनके साथ नहीं है अब। मतलब कल इनकी एक सांसद संगीता जी थी, संगीता आजाद, लालगंज से हैं सांसद, सिटिंग एमपी हैं, जबकि उस सीट पे संगीता आजाद ने जिसको हराया था, जो एक कौन सोनकर थी, मैं नाम भूल रहा हूं, जिनको संगीता आजाद ने एज बीएसपी जिस बीजेपी कैंडिडेट को हराया था उसको बीजेपी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है लालगंज से, पर फिर भी संगीता आजाद ने कल बीजेपी ज्वाइन की है। और उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने कोई खराब बात नहीं बोली, उन्होंने 2 चीजें बोली है। उन्होंने कहा है कि पहली चीज यह है कि जो हमारा नेतृत्व है वो कहीं बाहर निकल ही नहीं रहा है, वो घर में बैठा हुआ है, इतने दिन हो गए, शी इज नॉट कमिंग आउट। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारा जो नेतृत्व है, मायावती जी का बहन जी जो है वो इनएक्सेसिबल है, उनसे बात ही कोई नहीं कर सकता है, उनसे कोई मिल ही नहीं सकता है। तो भाई हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, हमें तो भाई अब इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, तो कोई है ही नहीं वहां। तो ये 4 लोग इनको, अफजाल अंसारी, दानिश अली, रितेश पांडे और संगीता, मतलब इनका दलित भी इनको छोड़ा है, ब्राह्मण भी इनको छोड़ा है, मुस्लिम भी इनको छोड़ा है, जो इनका बेसिकली ये 3 को का एक मैनेज करके एक अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन था इनके पास, लेकिन वो सारे लोग अब इनको छोड़ रहे हैं। तो इनका बीएसपी हमेशा तभी ज्यादा सीट जीती है जब वो पार्टनरशिप में इलेक्शन लड़ी है। तो अगर वो अकेले जाएंगी तो इन्हें ये डर नहीं लग रहा कि अब बीएसपी बिल्कुल एक तरह से सिमट जाएगी इलेक्शन के बाद? नहीं, देखिए, ये मैं उसका हाँ और ना दोनों मैं बता दूं, ये कहना भी गलत होगा कि वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में, वो कॉम्बिनेशन पिछली बार था तब वो 10 सीटें जीत गई थी। लेकिन ये भी फैक्ट है कि मायावती जी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे सपा में, सपा के वोट ट्रांसफर हो गए थे। उसके बाद जब वो 2022 का इलेक्शन आया तो वो अकेले लड़ी, 2022 का विधानसभा, और तब उनकी एक सीट आई थी, वो भी एक सीट बेसिकली जो उमाकांत सिंह जी जीते हैं वो अपने पर्सनल लेवल पे जीते हैं बलिया से, नहीं तो वो अगर किसी भी पार्टी से उमाकांत सिंह लड़ते हैं उनको पार्टी के
एक टिकट की जरूरत थी, बाकी वो कोई बीएसपी की सीट नहीं जीती है। लेकिन मायावती जी को ये मतलब हम और आपको जब लग रहा है, तब ये उनको तो पता ही होगा कि उनकी पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी आफ्टर इलेक्शंस, पर दैट इज हर कॉल, वो वैसे ही रहना चाहती हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। राइट, तो इसका इंडिया गठबंधन पे क्या असर होगा अगर मायावती अकेले लड़ेंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, देखिए, हवा ये बनाई जो बेसिकली ये माना जाता है कि जो मायावती जी के वोट हैं उनको प्राइमरली सबसे ज्यादा दलित, फिर मुस्लिम और फिर ब्राह्मण वोट करते हैं, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो लोगों को यह मानना है, अच्छा, मायावती जी बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट बनाती हैं, मुस्लिम उम्मीदवार वो काफी उतारते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो यूपी की 80 सीट हैं उसमें अगर मायावती जी 30-35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारती हैं तो वो इंडिया गठबंधन का नुकसान करेंगे, मतलब मुस्लिम वोट का। लेकिन दूसरा जो मुझे एक और लगता है कि जो दलित वोट है वो बाई एंड लार्जर जो पोर्शन है वो बीजेपी को वोट कर रहा है यूपी में। मैं यूपी स्पेसिफिक हूं इस समय। अब मायावती जी अगर अपना कैंडिडेट उतारती हैं तो वो दलित वोट बीजेपी का इधर कितना आएगा, ये दिस इज अ मैटर ऑफ वो। नहीं तो अगर मायावती जी नहीं रहती हैं, मान लीजिए उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, तो वो दलित वोट मेजॉरिटी वोट बीजेपी के साथ जाएगा। दूसरा यह है कि मुस्लिम वोट क्या इस बार जिस तरह से मैं देख रहा हूं वो अलाइंड है इंडिया गठबंधन के साथ, तो क्या इंडिया गठबंधन छोड़ के वो मायावती जी को वोट देने जाएगा, उसका नुकसान होगा। क्योंकि अगर आपको याद दिला दूं, आपकी स्टेट से बहुत कस के उन्होंने अनाउंस किया था ओवैसी साहब ने कि उत्तर प्रदेश में आएंगे, 20 कैंडिडेट लड़ाएंगे, लेकिन वो मामला बना नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे इस समय उनको भी समझ में आ गया कि मुस्लिम्स को लग रहा है कि मेरे सर्वाइवल की लड़ाई है, तो उनको वो इंडिया गठबंधन के पीछे अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बनिस्बत ओवैसी साहब या किसी और की। अजय, राइट, थैंक यू आनंद, इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, और इस पर हम आगे देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।